नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। साथियों, मैं विक्रांत गोस्वामी आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला के बारे में। सारे ही चीज़ें इसकी कवर करेंगे, एक एक छोटे से छोटा पॉइंट, और बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ मैं आपको यहीं के यहीं सारी वर्णमाला याद भी करा दूंगा। और आप देखेंगे कि एक भी क्वेश्चन आपका इसका गलत नहीं होगा। आज के बाद आप वर्णमाला कभी ना भूलेंगे और ना ही कभी कोई क्वेश्चन वर्णमाला का गलत करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए हिंदी में जो हमारी वर्णमाला है वो बेसिकली है क्या चीज। कई बच्चे जानते होंगे, कुछ को याद भी होगी, कुछ को याद नहीं होगी। तो देखिए हिंदी वर्णमाला में सबसे जो मेन चीज है वो आपको हिंदी वर्णमाला को याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो क्रम है, कौन सा अक्षर कहाँ पर आता है, इसी के आधार पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिंदी वर्णमाला याद करना बहुत ही जरूरी है। मैं इस चैप्टर में आपको कई जगह पर हिंदी वर्णमाला पूरी पूरी याद कराने की कोशिश करूंगा। और आप देखिए, अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो आप हिंदी वर्णमाला याद भी कर लेंगे, और इसके सारे क्वेश्चन, जिस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं, वो बहुत ही इजीली आप समझ भी पाएंगे। तो देखिए हिंदी वर्णमाला में बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं। कुछ हमारे स्वर होते हैं, कुछ हमारे व्यंजन होते हैं। इन स्वरों को भी आगे चल के हम इनका पूरा वर्गीकरण पढ़ेंगे, व्यंजनों का भी वर्गीकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं स्वर और व्यंजन कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और आहा। ये जो हमारे स्वर हैं, ये मात्राओं की तरह, मतलब जो मात्राएं लगती हैं वो इन सब स्वरों की सहायता से ही लगती हैं। और ये टोटल कितने होते हैं, ये 13 स्वर होते हैं। ठीक है, बाकी उच्चारण के आधार पर, लेखन के आधार पर हम अभी आगे सारे वर्गीकरण पढ़ेंगे। बेसिकली जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, 13 होते हैं। अगर हम बात करें व्यंजनों की, तो व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं, का, खा, गा, घा, णा। इसको आप अगर रिदम में याद करेंगे तभी आपको ये आसानी से याद होगा। इस जैसे आप छोटे बच्चों को देखा होगा, उन्हें एबीसीडी बहुत जल्दी याद हो जाती है। वो किस वजह से, रिदम की वजह से याद हो जाती है। वो एक एक, अगर आप ऐसे पूछ लेंगे उनसे रैंडमली कि के बाद क्या आता है, तो शायद नहीं बता पाए, बहुत देर लगेगी। लेकिन वो रिदम में क्या करते हैं, पूरी की पूरी एबीसीडी याद कर लेते हैं। तो आप ऐसे ही इसको रिदम में याद करेंगे तो आप बहुत जल्दी इसको याद कर लेंगे। का, खा, गा, घा, णा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा,क्षा, त्रा, ज्ञा, श्रा। तो आप इसको रिदम में याद करिए। याद करना बहुत जरूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन याद कर लेंगे तभी बहुत आसानी से हो पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गई हमारी वर्णमाला। अब जो बात करते हैं बेसिकली वर्णमाला, जो ये शब्द है, तो इसमें वर्ण क्या चीज है और वर्णमाला क्या चीज है, ये पता होना बहुत ही जरूरी है। तो वर्ण की अगर हम बात करें, तो किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसको वर्ण कहते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे तभी चीज समझ में आएगी। तो देखिए बेसिकली हम बात करते हैं सबसे पहले वर्ण क्या है। इसको हम ध्वनि भी कहते हैं, वर्ण कहते हैं और क्या कहते हैं, ध्वनि भी कहते हैं। तो देखिए ध्वनि या वर्ण क्या चीज है, जो भी हम ये भाषा बोल रहे हैं ये क्या है, ये हमारे विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। प्रत्येक जीव अपनी अपनी भाषा में अपने विचार प्रकट करता है। तो जो हमारी भाषा है, जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो फिलहाल क्या है, वो है हिंदी। तो हम हिंदी भाषा की बात करेंगे, उसके वर्णों की ही बात करेंगे। तो हिंदी क्या है, एक भाषा है जिसके माध्यम से प्रत्येक मनुष्य जो भी हिंदी बोलता है वो अपने भावों को, अपने मन के भाव को व्यक्त करता है। तो भाषा जो बनी है वो कैसे बनी है, जो हमारे अंदर से ये आवाज आ रही है, जो ये ध्वनि बाहर निकल रही है, इस ध्वनि से ही भाषा बनी है। अब ये ध्वनि कैसे निकलती है बाहर, तो देखिए जब हम वायु को अंदर लेते हैं, इसको प्राणवायु बोलते हैं, जिससे हमारा जीवन चल रहा है। तो ये प्राणवायु जब अंदर जाती है तब इसमें कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती गई। लेकिन जब ये बाहर आती है ध्वनि, तो बाहर ध्वनि आने पर जब हम मुंह से कुछ बोलते हैं तो क्या होता है, इस प्राणवायु के साथ जब अलग अलग हमारे गले से लेके होठों तक अलग अलग भाग पे अलग अलग जगह प्रेशर पड़ता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। अब उसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं।
अब वर्ण देखिए, हिंदी भाषा में वर्ण इतने सारे क्यों हैं, 52 क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर से क्या है, भिन्न भिन्न टाइप की ध्वनियां बाहर आती हैं। तो उन्हीं सब ध्वनियों को हमने क्या किया, एक एक सिंबल दे दिया कि भाई जैसे मान लीजिए अ की ध्वनि बाहर आई तो हमने अ को एक सिंबल दे दिया, आ की ध्वनि बाहर आई तो उसको एक सिंबल दे दिया। तो ये जो ध्वनि के सिंबल हैं इनको ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, चीज समझ में आ गई। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि क्या है, जो हमारे अंदर से ये आवाज आ रही है, ध्वनि बाहर आ रही है, इसको जो हमने सिंबल्स दिए हैं उनको वर्ण कहते हैं। ठीक, अब अगर बात करें हम वर्णमाला की, तो वर्णमाला क्या चीज है, वर्णमाला है जो हमारे ये वर्ण जितने भी बाहर आ रहे हैं, जितने भी वर्ण हम बोलते हैं, उन वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी जिस वर्ण का जो स्थान है वो उसी स्थान पर लिखा जाएगा। ये नहीं कि आप छोटे आ से पहले बड़ा आ लिख दें, का से पहले खा लिख दें। तो जिसका जो स्थान है, जैसे हमने भी वर्णमाला पीछे देखी, तो जिसका जो स्थान है, यानी जो सबसे पहले छोटा आ आएगा, उसके बाद बड़ा आ, फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई, छोटा ऊ, का के बाद खा आएगा, खा के बाद गा आएगा। तो इस व्यवस्थित क्रम में लिखने को ही वर्णमाला कहेंगे। अगर आप देखेंगे कि आगे पीछे लिखे हो तो आप उसको वर्णमाला नहीं कहेंगे। वर्णमाला हम कब कहेंगे, कि जब हम इसको जिस व्यवस्थित क्रम में ये लिखा हुआ है उसी क्रम में लिखें, उसी को वर्णमाला कहेंगे। अब देखिए ये जो क्रम है ये किस आधार पे आता है, इसी क्रम में क्यों लिखा जाता है, यही हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप ये समझ गए तो आपके लिए पूरी की पूरी वर्णमाला बहुत ही ईजी हो जाएगी। ये हम कब देखेंगे, अभी जब मैं आपको उच्चारण स्थान बतलाऊंगा वर्णों के, तब आप समझेंगे कि हमने वर्णमाला इसी तरह से क्यों लिखी है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि वर्ण क्या है, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब देखिए किसी भी भाषा में क्या होता है कि जब आप बोलते हैं तो आपका कोई भी भाव कब प्रकट होता है, जब आप पूरा एक वाक्य बोलते हैं जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, तो उस वाक्य के माध्यम से आप अपनी बात कह पाते हैं। तो वाक्य में देखें अगर हम, तो वाक्य से छोटा जो भाषा की इकाई है वो क्या है, उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी पदबंध, पदबंध से छोटी पद, पद से छोटी अक्षर और सबसे छोटी वर्ण। यानी अब इस क्रम में चले अगर हम बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे पहले क्या आता है, वर्ण आता है। वर्ण से क्या बनते हैं, वर्ण से अक्षर बनते हैं। अक्षर से क्या बनते हैं, अक्षर से पद बनते हैं। इसको शब्द भी कहते हैं, इसको शब्द भी कहते हैं। पद से क्या बनता है, पदबंध बनता है। पदबंध क्या होता है, एक ऐसा क्या होता है, उसमें एक पद होता है जिसकी सहायता या जिसके लिए हम कुछ और शब्द भी लिखते हैं। जैसे मैं लिख दूं बहुत खूबसूरत फूल, तो अब इसमें क्या, ये एक पदबंध हो गया। मुख्य पद क्या है, फूल। फूल की खासियत बताई बहुत खूबसूरत, तो ये क्या हो गया, उसके सहायक शब्द हो गए। तो इस टाइप का जो एक कॉम्बिनेशन होगा उसको बोलेंगे पदबंध। पदबंध से बड़ा क्या होता है, उपवाक्य। यानी आपने एक वाक्य तो बोल दिया, और वाक्य बोलने के बाद क्या हुआ, उस वाक्य में दूसरे वाक्य की जरूरत बनी हुई है। जैसे उसने कहा, अब उसने कहा ये क्या है, एक बात पूरी हो जा रही है कि उसने कुछ कहा है, लेकिन उसने कहा कि, उसके बाद जो भी उसने कहा वो आप बात बोलेंगे। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक उपवाक्य हो गए, दो उपवाक्य हो गए, एक प्रधान उपवाक्य, एक आश्रित उपवाक्य। तो उपवाक्य हो गया। उपवाक्य के बाद क्या होता है, एक वाक्य जो पूर्ण हो, यानी अपनी बात जो भी कही जा रही है, जो भी विचार बताया जा रहा है, वो पूरी तरह से उसमें आ जाए। क्लियर है। तो सबसे छोटा वर्ण, फिर अक्षर, पद, पदबंध, उपवाक्य और वाक्य। ये सीरीज क्रम है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे छोटा क्या है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम अपने वर्णों का वर्गीकरण। जो हमारे वर्ण है, इनका जो वर्गीकरण है, ये कितने वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। कौन कौन से होते हैं, स्वर और व्यंजन। एक बार फिर से मेरे साथ इनको पढ़ेंगे ताकि हमें याद हो जाए। स्वर कौन कौन से हैं, ए, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और आहा। ये 13 हमारे स्वर हैं। उसके बाद अगर व्यंजनों की बात करें तो व्यंजन कौन कौन से हैं, का, खा, गा, घा, णा, चा, छा, जा, झा, ना, या, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, बा, शा,क्षा, सा, हा,क्षा, त्रा, ज्ञा, श्रा। ये हमारे क्या है, व्यंजन है। जितनी बार भी मैं इनको पढ़ रहा हूं आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए।
आपको भी ये याद हो जाएंगे, क्योंकि इनका याद होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो आपका एग्ज़ाम यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस का, उसमें आप देखेंगे कि इससे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यूपी टेट और सुपर टेट में तो कन्फर्म आपको 2 से 3 क्वेश्चन वर्णमाला से मिलेंगे ही मिलेंगे। इस बार क्या है, इस बार यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है उसमें भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आए, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को ज़्यादा नहीं मिले। इसीलिए क्या होगा भाई, कुछ तो वो चेंजेस करेंगे, जो चीज़ पहले दे दी अब दोबारा से उसको रिपीट नहीं करेंगे, उससे कुछ अलग ही देने की कोशिश करेंगे। इसीलिए वर्णमाला से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब देखिए, कुछ हमारी जो, ये तो हमारे हो गई ध्वनियाँ कौन सी, जो हमारी हिंदी की ध्वनियाँ हैं। कुछ हमारी भाषा जो है हिंदी, उसमें हमने बाहर से भी कुछ ध्वनियाँ ले ली हैं। कौन कौन सी ले ली भाई? कुछ अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं, जैसे कि आप जहाँ पर भी देखेंगे इसको नुक्ता बोलते हैं। जिन व्यंजनों के नीचे आपको ये नुक्ता लगा हुआ दिखे वो क्या होंगी? अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। इनको बोलते हैं अ, क, ख। बोलने का तरीका थोड़ा अलग है। इसमें भी 2 बहुत मेन है, ज़ा और फ़ा। ये जो बाकी 4 ध्वनियाँ हैं, अब इनका उपयोग लगभग बंद हो गया है। लेकिन आपको ज़ और फ़ा का उपयोग हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा के शब्दों में देखने को मिल जाता है। उसके बाद एक आगत ध्वनि और कौन सी है? ओ। जैसे जो शब्द हमने इंग्लिश से ऐसे के ऐसे ही हिंदी में ले लिए हैं, जैसे ऑफिस, है ना? तो जो इंग्लिश में बोला जाता है उसको वैसा ही हम हिंदी में लिख देते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, ये अ यूज करते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं? ये क्या है? हमारी आगत ध्वनि है, यानी हमने बाहर से दूसरी भाषा से ये ध्वनि ली है। किस भाषा से ली है? अंग्रेजी भाषा से ली है। ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं, यहां से हमारे क्वेश्चन थोड़े से शुरू होंगे, क्या कि वर्णों की गणना। एग्जाम में क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा आता है कि भाई स्वरों की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या कितनी है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो देखिए, वर्णों की अगर गणना की बात करें तो जो हमारे स्वर हैं, कुल स्वरों की संख्या, अगर हम बात करें कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या कितनी है बताइए? मैंने अभी आपको बतलाया सभी को, कुल स्वरों की संख्या है हमारी 13। कितनी है? 13 हमारी कुल स्वरों की संख्या है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कुल स्वरों की संख्या बतलाइए, तो आप क्या बतलाएंगे? 13 बतलाएंगे। लेकिन अगर वो आपसे पूछ ले कि उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो उच्चारण के आधार पर हमारे स्वरों की संख्या कितनी है? 11। अभी मैं आगे आपको बतलाऊंगा कि कौन से 2 स्वर उच्चारण के आधार पर हम स्वर नहीं मानते। तो ये हमारी होगी स्वरों की संख्या। अगर बात करें व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, तो व्यंजनों की संख्या होती है 35। ठीक। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे 4। ठीक है। तो इस तरह से 4, 35 और 13 मिला के टोटल 52 वर्ण होते हैं। ठीक है। अभी एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपको वहीं पर ये सारी चीजें समझ में भी आ जाएंगी कि 4 अलग क्यों रखे गए हैं, 11 अलग क्यों करे गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, कि हमारे स्वर, जो हमारा पहला वर्गीकरण है स्वर, उसकी बात करते हैं। तो देखिए, स्वर क्या है? स्वर है हमारा स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। यानी स्वतंत्र रूप से क्या मतलब हुआ यहाँ पर, कि जिनके उच्चारण में हमें किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे स्वर। ठीक है। यानी ये ध्वनि कैसी है? ये ध्वनि बिना किसी रुकावट के हमारे अंदर से बाहर आती हैं सारी की सारी। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। स्वतंत्र रूप से ये बोले जाते हैं। अगर बात करें अब हम स्वरों के वर्गीकरण की, स्वर क्या होते हैं वो मैंने आपको बतला दिया। कौन कौन से? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, री, ओ, औ और अंग और आहा। ठीक है। तो ये हमारे स्वर होते हैं। अब देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण पढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं से बनेगा। स्वरों के वर्गीकरण अलग अलग आधार पर हमने स्वरों के वर्गीकरण करे हैं, जैसे मात्रा के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर,
होठों की स्थिति के आधार पर, कई आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मात्रा के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं हमारे 3 टाइप के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब देखिए ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, इनको बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ से आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, संधि में भी बहुत सारी चीजें हेल्प करेंगी। ह्रस्व स्वर को क्या बोलते हैं, मूल स्वर भी बोलते हैं। इसको और क्या बोलते हैं, मूल स्वर भी बोलते हैं, लघु स्वर भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको, लघु स्वर। तो ह्रस्व स्वर को क्या बोलते हैं, मूल स्वर या और लघु स्वर। ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे छोटा आ, छोटी ई और छोटा उ। ये 3 हमारे जो है क्या है, ह्रस्व स्वर हैं। बाकी जितने भी स्वर हैं वो सब इन्हीं की सहायता से बनेंगे, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, मूल स्वर बोलते हैं, कि मूल स्वर यही है, बाकी जितने भी स्वर हैं वो इनकी सहायता से बनते हैं या इनकी सहायता से उच्चारित होते हैं, इसीलिए उनको मूल स्वर नहीं कहते। तो मूल स्वर हमारे कितने हैं, 3 स्वर हैं। उसके अलावा बाकी जितने स्वर बचे वो कौन से होंगे, दीर्घ स्वर होंगे। दूसरे शब्दों में कहें, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगे उनको क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर बोलेंगे। या फिर इसमें अगर हम बात करें, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एक मात्रा है, छोटा आ, छोटी ई, बड़ी छोटा ऊ में क्या है, एक मात्रा है। तो मात्रा के आधार पर कर रहे हैं, तो इसमें एक मात्रा है, इसीलिए इसके उच्चारण में क्या होता है, कम समय लगता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मूल स्वर बोलते हैं, लघु स्वर बोलते हैं, ह्रस्व स्वर बोलते हैं। दीर्घ स्वर क्या है, इसमें क्या होगा, एक से अधिक यानी 2 मात्राएं लगेंगी, जिसमें 2 मात्राएं लगे उसको बोलेंगे दीर्घ स्वर। दूसरे शब्दों में, जिसमें ह्रस्व स्वरों से उच्चारण में क्या हो, अधिक समय लगे, उनको बोलेंगे दीर्घ स्वर। कौन कौन से होते हैं हमारे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और आओ। ये क्या है, हमारे दीर्घ स्वर है। ठीक, उसके बाद अगर बात करें प्लुत स्वर की, तो प्लुत स्वर क्या होते हैं हमारे, प्लुत स्वर होते हैं हमारे जिनके उच्चारण में क्या हो, दीर्घ स्वरों से भी ज्यादा समय लगे, यानी जहां पर 2 से अधिक मात्रा आ जाए, 3 मात्रा, 4 मात्रा, 5 मात्रा, उन स्वरों को बोलेंगे प्लुत स्वर। ये कहां पर यूज होते हैं, ये हमारे संवाद लिखने में, डायलॉग लिखने में, वहां पर यूज होते हैं जहां पर क्या हो, किसी एक शब्द को या किसी एक मात्रा, किसी एक शब्द में किसी मात्रा को ज्यादा लंबा खींचा जाए। जैसे मैं बोलूं राम, तो अब राम कैसे लिखेंगे हम, भाई राम, रम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, रम राम। अब रम में क्या है, इसमें कम समय लगा क्योंकि हमारा लघु स्वर आया, राम में इससे अधिक समय लगा। अब मैं इससे भी ज्यादा अगर आ की मात्रा को खींच दूंगा तो कैसे लिखेंगे, मैं बोलूं राम, तो कैसे लिखेंगे उसको, उसका क्या तरीका है, उसको लिखने का तरीका ऐसा है कि रा लिखेंगे, उसके बाद इसको डिनोट करते हैं, जैसे 3 की इकाई लिखते हैं ना हिंदी में, उस तरह से। इसका मतलब क्या है कि इस आ की मात्रा को लंबा खींचा गया, राम ऐसे बोला गया है, तो इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं प्लुत स्वर। जिसमें क्या हो, दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे, उसको बोलेंगे प्लुत स्वर। क्लियर है, चलिए आगे अब देखते हैं। इसमें एक चीज और मैं आपको यही बतला देता हूं कि जो हमने मात्रा के आधार पर लिए हैं या उच्चारण के आधार पर लिए हैं स्वर, तो उच्चारण के आधार पर हमारे स्वर कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं हम, और कौन से स्वर उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं है। तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ और आओ। ये जो हमारे 11 स्वर हैं, ये क्या है, ये उच्चारण के आधार पर स्वर हैं। बाकी बचे जो 2 स्वर हैं, अंग और आहा, ये दोनों उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं है। क्यों, क्योंकि इनमें क्या होता है, हमारी जो व्यंजनों की ध्वनि सुनाई देती है, अंग, ना और गा, आहा, हा की ध्वनि, तो इन दोनों को हम उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं मानते। इनका भी अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हिंदी भाषा में और एग्जाम में भी, इनसे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, इनके बारे में भी आपको बतलाऊंगा, इनको क्या बोलते हैं,
क्यों बोलते हैं और इनमें एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा। ठीक है, तो दीर्घ स्वर समझ में आ गए होंगे, प्लुत स्वर समझ में आ गए होंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अपना अगला वर्गीकरण देखते हैं, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर क्या है, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी जीभ के आगे का हिस्सा यूज होगा उनको अग्र स्वर बोलेंगे, जिसमें मध्य का हिस्सा यूज होगा उसको मध्य स्वर बोलेंगे, और जिसमें जीभ के पीछे का हिस्सा यूज होगा उसको पश्च स्वर बोलेंगे। तो अग्र स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं? अग्र स्वर होते हैं हमारे ई, बड़ी ई, ए और अय। ये चार हमारे कौन से हैं? ये चार हमारे अग्र स्वर। आप बोल के देखिए, ई, बड़ी ई, ए, अय। जीभ के आगे का हिस्सा यूज हो रहा है। जब हम बोलेंगे मध्य स्वर, तो मध्य स्वर कौन सा है? एक ही मध्य स्वर है, आ। छोटा आ जो है, इसमें क्या है, इसमें जीभ के बीच का हिस्सा यूज होता है। इसके अलावा जो भी स्वर बचेंगे वो सब क्या है, हमारे पश्च स्वर है। कौन कौन से? बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ। ये सब क्या है? ये पश्च स्वर है। इसमें क्या है, जीभ के पीछे का हिस्सा हमारा यूज होता है। तो ये हो गया हमारी जीभ के प्रयोग के आधार पर। अगला वर्गीकरण देखते हैं, मुख द्वार खुलने के आधार पर। अब देखिए, हमारा जो ये मुख द्वार है, उच्चारण करते समय कैसा खुलता है उसके आधार पर भी स्वरों को अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। हिंदी वैसे तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन अगर आप देखें एग्जामिनर अगर क्वेश्चन को टफ बनाना चाहे, पेपर को टफ बनाना चाहे, तो उसके पास इतने ऑप्शन है। हिंदी इतनी डिटेल की चीज है कि वो आपको कहीं भी फंसा सकता है। तो हमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना कि भाई बाद में लगे कि यार ये और पढ़ लेते, ये भाई थोड़ी बहुत चीज अगर एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। कम नहीं पढ़ के जाना है, दो चीज एक्स्ट्रा ही पढ़ के जाओ, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मुख द्वार खुलने के आधार पर क्या है, स्वरों को अलग अलग वर्गीकृत किया गया। कैसे कैसे? विव्रत, विव्रत मतलब जिसमें लगभग हमारा मुख द्वार पूरा खुलता है। विव्रत, व्रत जो है बड़ा बने, विशाल व्रत है ना, तो जिसमें मुख द्वार पूरा खुलेगा बड़ा, उसको बोलेंगे विव्रत। अर्धविव्रत, जिसमें मुख द्वार आधा खुले। अर्धसंव्रत, जिसमें मुख द्वार लगभग आधा बंद हो। और संव्रत, जिसमें लगभग पूरा बंद हो, थोड़ा सा ही खुले, उसको बोलेंगे संव्रत। तो जो हमारे विव्रत स्वर है वो कौन सा है? सिर्फ एक ही स्वर है जो विव्रत है, वो कौन सा है? बड़ा आ। बड़ा आ जब आप बोलेंगे तो आपका मुख द्वार क्या है? पूरा का पूरा खुलेगा। अर्धविव्रत कौन सा है? अर्धविव्रत में क्या होगा, जो मुख द्वार है हमारा वो पूरा नहीं खुलेगा, आधा खुलेगा। जैसे छोटा आ, अय, आओ। ठीक, इसको याद करने की कैसे ट्रिक करेंगे आप? भाई इतनी सारी चीजें आप कैसे याद रखोगे? तो आप इसको देखो कैसे याद रखो। विव्रत तो आपको याद रहेगा, आ बोलने में ही बड़ा मुंह खुल रहा है। अब विव्रत का आधा कर दिया, अर्ध विव्रत कर दिया, तो आ का आधा कर दो, छोटा आ। तो छोटा आ किस में आएगा? अर्ध विव्रत में आएगा। दूसरी चीज, ए और औ कैसे याद रखोगे आप? तो ए बोलने में भी और औ बोलने में भी क्या हो रहा है, मुंह पहले खुलता है बड़ा, फिर थोड़ा सा बंद होता है। बोल के देखिए आप, अय, तो अय में क्या होगा, मुंह खुल के थोड़ा सा बंद होगा। औ में भी क्या होगा, मुंह खुल के थोड़ा सा बंद होगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि किस में आएंगे, अर्ध विव्रत में आएंगे। अब अर्ध संव्रत में कौन सा आएगा हमारा? अर्ध संव्रत में आएगा हमारा ए और ओ। ए और ओ क्या है हमारा? अर्ध संव्रत है, इसमें मुख द्वार आधा बंद रहता है। अर्ध विव्रत, मुख द्वार पहले थोड़ा बड़ा खुलेगा, फिर थोड़ा सा बंद होगा। औ, अय, है ना। ए और ओ में क्या हो, मुख द्वार खुलेगा ही आधा, तो यानी इसमें क्या है, आधा बंद रहेगा, पूरा खुलेगा ही नहीं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा, ए और ओ क्या हो जाएंगे, अर्ध संव्रत हो जाएंगे। संव्रत में कौन सा होगा? अगर आपने ये याद कर लिए तो बाकी बचे हुए संव्रत में आएंगे। दूसरा आप बोलिए ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ। इनके उच्चारण में क्या है, मुख द्वार लगभग बंद रहता है। तो ये चारों क्या है हमारे संव्रत स्वर है। ठीक है, हो गए 10 के 10, 11 के 11। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा होठों की स्थिति के आधार पर भी हमने स्वरों को अलग अलग वर्गीकृत किया है। कौन सा? अव्रतमुखी और व्रतमुखी। अब देखिए, अव्रत, व्रत क्या होता है, गोल। अव्रत क्या होगा,
यानी जिसके उच्चारण में मुख द्वार जो है हमारा, जो होठ, मुख द्वार नहीं, जो होठ है हमारे, ये गोल नहीं होंगे, वो होगा अवृतमुखी, और जिसके उच्चारण में गोल होंगे वो होगा व्रतमुखी। तो देखिए व्रतमुखी आसान है याद करना, कैसे भाई, किसके उच्चारण में हमारा होठ गोल रहते हैं, ऊ, बड़ा ऊ, औ, ओ, इनके उच्चारण में क्या है, होठ गोल रहते हैं। ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ, इनके उच्चारण में होठ हमारे गोल रहेंगे। इनके अलावा बाकी जो है, आ बोलने में होठ गोल नहीं होते, बड़ा आ बोलने में भी होठ गोल नहीं होते, ई बोलने में भी होठ गोल नहीं होते, बड़ी ई में भी नहीं, ए में भी नहीं और ऐ में भी नहीं। तो ये सब क्या हो गए, ये अवृतमुखी हो गए, ये व्रतमुखी हो गए। अब क्या है, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर तो क्या होगा, जिसमें हमारी हवा जो है, जो प्राणवायु निकल रही है, ये सिर्फ मुंह से निकलेगी, उनको बोलेंगे मौखिक स्वर या फिर निर्नुनासिक स्वर, और जिसमें मुंह और नाक दोनों से निकलेगी उनको बोलेंगे अनुनासिक स्वर। ठीक है, तो जो हमारा निरुनासिक स्वर है, जितने भी हमारे ये स्वर हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं, निर्नुनासिक है, मौखिक स्वर है। इनमें सिर्फ हवा कहां से निकलती है, मुख से निकलती है, इसमें हवा नाक से नहीं निकलती। तो सारे ही स्वर हमारे कैसे हैं, निर्नुनासिक हैं या फिर मौखिक स्वर हैं। लेकिन जो अंग है, ये जो स्वर है, ये हमारा सिर्फ क्या है, अनुनासिक स्वर है। ठीक है, लेकिन ये उच्चारण के आधार पर हम इसको स्वर मानते नहीं है, लेकिन अगर कहीं पर भी आपको अंग की बिंदी मिलेगी तो वो क्या होगा, अनुनासिक स्वर होगा। बाकी सारे ही स्वर कैसे हैं, निर्नुनासिक हैं या फिर मौखिक स्वर हैं। ठीक, उसके बाद बात करें घोषत्व के आधार पर, तो घोषत्व के आधार पर भी स्वर एक ही टाइप के होते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मैंने इसको इसलिए लिखा ताकि आप समझ सकें कि घोषत्व क्या होता है, सघोष और अघोष होते क्या है, क्योंकि ये हमारे व्यंजन में बहुत ज्यादा काम आएंगे, सघोष होना और अघोष होना। तो देखिए सघोष क्या होता है, सघोष वो शब्द वर्ण होंगे हमारे जिनके उच्चारण में क्या होगा, जो हमारी स्वर तंत्रियां हैं उनमें कंपन पैदा होगा, स्वर तंत्रियों में क्या होगा, कंपन पैदा होगा, वो सघोष कहलाएंगे, और जिसमें स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा नहीं होगा वो अघोष कहलाएंगे। तो हमारे सभी स्वर क्या हैं, जितने भी स्वर हैं सभी स्वर सघोष हैं। ठीक है, अघोष कोई भी स्वर नहीं है, सभी स्वर हमारे कैसे हैं, सघोष हैं। ठीक, ये तो हमारे सारे हो गए वर्गीकरण। इसके अलावा अगर हम बात करें एग्जाम में हमारे किस टाइप से क्वेश्चन और पूछा जाता है, और पूछा जाता है हमारा स्वरों का उच्चारण स्थान या फिर वर्णों का उच्चारण स्थान। व्यंजनों का उच्चारण स्थान भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है और स्वरों का उच्चारण स्थान भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो अभी हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। ठीक है, कि हमारे जो स्वर हैं उनका उच्चारण स्थान क्या है। एक ठीक है, तो स्वर हमारे, देखिए मैंने आपको बतलाया क्या कि जो हमारे स्वर या जितने भी वर्ण हैं वो उच्चारण, उनका उच्चारण हो कैसे रहा है, उनका उच्चारण कैसे हो रहा है कि जब ये प्राण वायु हमारे गले से होती हुई मुंह से बाहर निकल रही है तब वर्णों का उच्चारण हो रहा है। तो वर्णों का उच्चारण प्रारंभ कहां से होता है, गले से होता है। तो कंठ से लेके होठों तक हमारे ये अलग अलग स्थान है जहां से अलग अलग वर्ण निकलते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले, देखिए अगर जब हवा अंदर से बाहर की तरफ आएगी तो सबसे पहले क्या चीज पड़ेगी, सबसे पहले पड़ेगा कंठ। भाई सबसे पहले गला ही तो आएगा, जब अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाते टाइम क्या होगा, होठ सबसे पहले पड़ेंगे। लेकिन बाहर से अंदर जाते टाइम क्या हो रहा है, कोई भी उच्चारण नहीं हो रहा। उच्चारण कब हो रहा है हमारे वर्णों का, जब हम अंदर से बाहर की तरफ बोल रहे हैं। तो जब अंदर से बाहर की तरफ बोल रहे हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले गला आएगा। तो सबसे पहला स्थान क्या होगा हमारा, कंठ होगा, सबसे पहला स्थान होगा हमारा कंठ। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है, दूसरे नंबर पे आता है तालु। दूसरे नंबर पे क्या आता है, तालु आता है। तालव्य भी बोलते हैं इसको, तालु भी बोलते हैं। कंठ से ऊपर का हिस्सा जो है वो तालु होता है। तीसरे नंबर पे क्या आता है, तीसरे नंबर पे आता है मूर्धा। तालु से और आगे और दांतों से पहले का जो हिस्सा उसको
मूर्धा बोलते हैं। फिर क्या आता है, फिर आते हैं दंत, दांत, और फिर आते हैं क्या, ओष्ठ, होठ। ये 5 स्पॉट्स हैं जहां से क्या होता है, हमारे वर्णों का उच्चारण होता है। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा फिगर से समझाता हूं कि जो हमारे वर्ण हैं ये भाई हैं, कहां कहां से उच्चारण इनका होता है। तो देखिए, या ये हमारा कंठ कहां पर है, तालु कहां पर है, और मूर्धा कहां पर है ना। तो फर्स्ट स्पॉट मैंने आपको बतलाया क्या, ये हमारा कंठ, सबसे पहले कंठ, ठीक। उससे ऊपर बढ़ेंगे आप तो यहां पर क्या आता है, ये आता है तालु, दूसरे नंबर पे तालु, ठीक। तालु से आगे बढ़ेंगे, तीसरे नंबर पे क्या आता है, मूर्धा, ठीक। मूर्धा के बाद यहां पर हमारे क्या आ गए, ये दांत आ गए, तो ये हमारा चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे मूर्धा, चौथे नंबर पे क्या आएगा हमारा, दंत, और सबसे आखिर में 5वें नंबर पे ओष्ठ। अब इनको आप, वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन कई बार ये क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई पहले तालु आया था कि पहले मूर्धा आया था। बाकी ये तीनों तो आपको बहुत आसानी से याद रहेंगे। तो देखिए, आपको याद कैसे रखना है, इसको बहुत सिंपल है। जो हमारी वर्णमाला है उसमें का सबसे पहले आता है, तो का कंठ पहले नंबर पे। अगर देखें ता और माँ में पहले क्या आता है, तो पहले ता आता है, उसके बाद माँ आता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो पहले ता आता है तो इसका मतलब पहले तालु आएगा, माँ बाद में आता है तो मूर्धा बाद में आएगा। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि 90% बच्चों की जो होती है वो कंफ्यूजन वो इस चीज में हो जाती है एग्जाम में कि यार मूर्धा पहले था कि तालु पहले था। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, ता पहले आता है तो तालु पहले है, मूर्धा बाद में है, ठीक। अब बात करते हैं हमारे स्वरों के उच्चारण स्थान की बात कर रहे हैं हम। तो स्वरों का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है, तो हमारा जो सबसे पहला मूल स्वर मैंने आपको बतलाया था वो कौन सा था, सबसे पहला मूल स्वर क्या था, आ। सबसे पहला मूल स्वर सबसे पहले स्थान पर आएगा, सबसे पहला मूल स्वर सबसे पहले स्थान पर आएगा। तो कंठ से हमारा आ निकलता है, ठीक। अब आ से ही क्या बनता है, आ प्लस आ मिलके बड़ा आ बनाते हैं। तो आ प्लस आ यानी कंठ ही है इसका स्थान भी, तो बड़ा आ भी कहां से निकलेगा, कंठ से निकलेगा। तो आ और आ कहां से है, इनकी उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। उसके बाद दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा हमारा मूल स्वर कौन सा था, दूसरा हमारा मूल स्वर था ई। दूसरा हमारा मूल स्वर कौन सा है, ई। तो ई कहां से निकलेगा, दूसरे स्थान से निकलेगा, ई, ठीक। अब बड़ी ई कैसे बनता है, बड़ी ई भी भाई ई प्लस ई मिलके बनता है, दो ई मिला दो तो बड़ी ई बन जाता है। तो बड़ी ई भी कहां से निकलेगा, इसका स्थान भी क्या होगा, तालु होगा। तो ये दोनों हमारे कहां से निकलेंगे, तालु से निकलेंगे, ठीक। उसके बाद आता है हमारा तीसरा मूल स्वर कौन सा था, तीसरा मूल स्वर था हमारा ऊ, ठीक। तो ऊ का उच्चारण स्थान कहां पर होगा, ऊ का उच्चारण स्थान मूर्धा और दंत को छोड़ देंगे, सीधे कहां पर आएंगे, होठ पर आएंगे। तो हमारा जो तीसरा स्थान है, मतलब तीसरा जो हमारा उच्चारण का स्थान है वो कौन सा है, ओष्ठ है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ हमारा ओष्ठ से उच्चारित होता है, ठीक। तो ये 6 स्वर तो हमारे बहुत इजीली हमारी समझ में आ गए कि भाई कहां से इनका उच्चारण हो रहा है। अब बाकी बचे हुए स्वरों को देख लेते हैं कि उनका उच्चारण कहां से होगा, ठीक है। चलिए, तो अब सबसे पहले बात करें किसकी, यहां पर आप एक चीज और समझ लीजिए कि स्वर बाकी बनते कैसे। मैंने आपको बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ बनाना सिखा दिया कि भाई 2 बार आ छोटा आ मिलाओगे तो बड़ा आ बन जाएगा, 2 बार छोटी ई मिलाओगे तो बड़ी ई बन जाएगा, 2 बार छोटा ऊ मिलाओगे तो बड़ा ऊ बन जाएगा। अब ए कैसे बनता है, देखिए ए जो है हमारा कैसे बनता है, एक बार उसको देख लेते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि हमारी कुछ जगह बन जाए।
ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया ना, ये तीन चीजों का स्थान आपको क्लियर हो गए। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं अपना ए का स्थान, ए हमारा कैसे बनेगा। देखिए ए कैसे बनता है, ए बनता है आ प्लस ई से, आ प्लस ई मिलके क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। अब हम देखें इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। तो कंठ और तालु दोनों मिलके किसका उच्चारण कर रहे हैं, ए का उच्चारण कर रहे हैं। ऐसे ही अय का भी उच्चारण कहां से होगा, कंठ और तालु से होगा, क्योंकि ए प्लस ए मिलके अय बनाएंगे। तो इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ प्लस तालु। अब बात करें अगर ओ की, तो ओ कैसे बन रहा है, आ प्लस उ, आ प्लस उ मिलके ओ बना रहे हैं। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ प्लस ओष्ठ। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ प्लस ओष्ठ। ठीक है, अब मैं इसको आपको थोड़ा सही से लिख के एक जगह पर दिखला देता हूं ताकि आप याद रख सकें। छोटा आ बड़ा आ, कहां से था भाई, जल्दी आप बताइए मेरे से पहले कमेंट करके, क्या था इसका स्थान, कंठ, ये है क्या स्थान, है ना। और दूसरा क्या है हमारा, इस ध्वनि को हम बोलते क्या हैं, इनको बोलते हैं कंठ्य ध्वनि। क्या बोलते हैं, कंठ्य ध्वनि। जो कंठ से निकलेगी उसको क्या बोलेंगे, कंठ्य ध्वनि। तो छोटा आ और बड़ा क्या है हमारा, कंठ्य ध्वनि है। छोटी ई और बड़ी ई क्या है, इनका उच्चारण स्थान क्या है भाई हमारा, तालु। तो ये कौन सी ध्वनि है, ये है तालव्य ध्वनि, तालव्य ध्वनि। ठीक, इसी तरह से अगर बात करें उ और बड़ा उ, इनका उच्चारण स्थान क्या था, ओष्ठ। तो ये कौन सी ध्वनि है, ओष्ठ्य ध्वनि। ठीक है, अब बात करें हम ए की, ए और आय, तो इनका उच्चारण स्थान क्या था, कंठ प्लस तालु। तो ये क्या बन जाती हैं, ये बन जाती हैं कंठ कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य ध्वनि या कंठ तालव्य वर्ण। ठीक है, ऐसे ही ओ और औ, ये कहां से मिलके बने, ये बने हमारे कंठ प्लस ओष्ठ। तो ये कौन से हैं, कंठोष्ठ्य, कंठोष्ठ्य ध्वनि। ठीक है, क्लियर हो गई चीज कि कौन सा उच्चारण स्थान किसका, किस ध्वनि को क्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो देखिए हमारा, मैंने आपको बताया था कि दो चीजें हमारी बच जाती हैं, क्या क्या, अंग और आहा। ठीक, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि इनको बुलाते क्या है, इनका नाम क्या है। तो इन दोनों को हम बोलते हैं अयोगवाह। क्या बोलते हैं, अयोगवाह। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से अयोगवाह ध्वनियां कौन सी हैं, और आपको दो दो के ऑप्शन में चार जगह मिल जाएंगे। तो अयोगवाह हमारी कौन सी ध्वनि है, अंग और आहा। अब इनको अयोगवाह क्यों कहते हैं ये समझ लेते हैं। देखिए अयोग, योग का मतलब क्या होता है, जुड़ना। अयोग का मतलब क्या होगा, नहीं जुड़ना, जुड़ेंगे नहीं। तो इनको अयोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको स्वर जो हैं, स्वर ये कह के मना कर देते हैं कि भाई ये लिखने में तो चलो हमारे जैसे हैं मान लिया, लेकिन इनमें जो
ध्वनि आ रही है वो व्यंजनों की आ रही है। इनमें ध्वनि किसकी आ रही है? इसमें ना और गा की ध्वनि आ रही है, इसमें हा की ध्वनि आ रही है। तो कहते हैं भाई इन दोनों में जो है क्या आ रही है? ध्वनि हमें व्यंजनों की आ रही है। इसीलिए स्वरों ने क्या कहा? स्वरों ने कहा कि हम नहीं रखेंगे इन्हें अपने साथ इनका योग हम नहीं करेंगे। व्यंजनों ने भी यही कहा भाई, व्यंजन बोले कि भाई चलो ध्वनि तो हमारी तरह आ रही है मान लिया, लेकिन देखने में तो स्वर की तरह ही है। जैसे स्वर लिखा जाता है वैसे ये लिखे जाते हैं, आ तो स्वर है भाई ये तो व्यंजनों ने भी क्या कहा कि हम भी इनका योग अपने में नहीं करेंगे, इसीलिए ये क्या कहलाए? अयोग कहलाए। लेकिन इनका अपना अर्थ है, यानी ये अपना एक अर्थ वहन करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा? अयोग वहा। ये अयोग तो है लेकिन वह अपना अर्थ वहन करते हैं, इसीलिए क्या कहलाए? ये दोनों अयोग वहा कहलाए। ठीक, अब बात करें अगर इनके उच्चारण स्थान की, तो जो अंग है इसका उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान है नासिक। ये क्या है? नासिक के व्यंजन है, यानी नाक की सहायता से बोला जाता है। आहा जो है ये क्या है? ये कंठ्य ध्वनि है। ये कौन सी ध्वनि है? कंठ्य ध्वनि है। इसका उच्चारण कहां से होता है? कंठ से होता है, आहा। ठीक है, तो समझ में आ गया। उच्चारण स्थान अंग का नासिक के, आहा का कंठ है, और इन दोनों को बोलते क्या है? अयोग वाह बोलते हैं। इनका योग ना तो स्वरों में हो रहा है ना ही व्यंजनों में हो रहा है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको स्वर बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज समझ में आ गई होगी। उच्चारण स्थान मोस्टली आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, अगर अच्छा क्वेश्चन जो बनाना होगा वो वहाँ कहाँ से बनेगा? वो उच्चारण स्थान से बनेगा। उसके अलावा ये अयोग वह यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या कि अब जो हमारा अगला वर्गीकरण था वो क्या है? व्यंजन। स्वर हमारे यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद क्या शुरू होता है? इसके बाद व्यंजन शुरू होता है। व्यंजन किसको बोलते हैं? जिन वर्णों को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़े उन्हें क्या बोलेंगे? उनको हम व्यंजन बोलते हैं। यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़े? स्वरों की सहायता लेनी पड़े, उन वर्णों को हम व्यंजन बोलेंगे। ठीक, व्यंजन हमारे कितने थे? 35 हमारे व्यंजन थे और 4 हमारे संयुक्त व्यंजन थे। ठीक है, इसमें क्या होता है? जिन, या दूसरे शब्दों में कहें, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस जो है हमारी कंठ, तालु, मूर्धा आदि स्थानों पर रुककर निकलती है उनको क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। यानी इनका जब हम उच्चारण करेंगे तो जो हमारी ये प्राणवायु निकल रही है, जैसे स्वरों में क्या था? स्वतंत्र थी प्राणवायु, कहीं पर भी रुक नहीं रही थी, सीधे बाहर आ रही थी। व्यंजनों के उच्चारण में क्या होगा? ये प्राणवायु कंठ से लेके होठों तक अलग अलग स्थान पर रुकेगी। ठीक है, तो जहां पर रुकेगी वही उसका उच्चारण स्थान होगा। ये हम आगे देखेंगे उच्चारण स्थान। तो आप सबसे पहली चीज समझ लीजिए कि व्यंजन क्या है? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। अब स्वरों की सहायता से बोले जाने का क्या मतलब है इसमें? तो देखिए, अगर आप बात करते हैं व्यंजन की, जैसे हमारा व्यंजन है क्या? का। अब ये का व्यंजन है, आप इसको बोलेंगे जब तो क्या निकलेगा मुंह से? क के बाद क्या है? आ दिखेगा आपको, आ, क, है ना? तो यानी ये क्या है? ये है हमारा व्यंजन। ये है हमारा व्यंजन। कैसे बना है? क ध्वनि से प्लस आ। यानी जितने भी हमारे व्यंजन है 35 के 35, वो सब किसकी सहायता से बोले जाते हैं? आ की सहायता से बोले जाते हैं, इस स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ध्वनि क्या है? ये है ध्वनि। जिसके नीचे हलंत लगा होगा उसका मतलब क्या हुआ? ये सिर्फ ध्वनि है, इसमें आ नहीं जुड़ा हुआ, तो इसको बोलेंगे क जो है क निकलते ही खत्म हो जाएगा। जब उसके बाद आ बोलेंगे तब इसका उच्चारण होगा। तो सारे ही व्यंजन कैसे होते हैं? ये ध्वनियां होती हैं। इन ध्वनियों को हम स्वर की सहायता से जब बोलते हैं तो हमारा क्या बनता है? व्यंजन बनता है। ठीक है, तो सारे व्यंजनों को जब आप तोड़ेंगे, कोई भी व्यंजन ले लो, उसको जब आप तोड़ोगे तो वो कैसे टूटेगा? ज ध्वनि प्लस आ। ठीक है, इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए, संधि विच्छेद में ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो जा को अगर जब हम तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? ज ध्वनि प्लस आ, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? हमारा व्यंजन बनाते हैं जा। ऐसे ही सारे व्यंजन 35 के 35 व्यंजन हमारे कैसे बने हैं? इसी तरह से बने हैं, आ की सहायता से ही बोले जाते हैं। अब एक बार फिर से व्यंजन देख लेते हैं, इनको याद करने की फिर से एक बार कोशिश कर लेते हैं। चलिए, का, खा, गा, घा, णा, चा,
चा छा जा जा या, टा ठा डा ढा ना, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, या रा ला वा, शा सा सा हा, क्षा त्रा ज्ञा श्रा। ये हमारे व्यंजन है, इनको आप बार बार बोलिए, बार बार पढ़िए, इनको याद कर लीजिए। अब देखिए व्यंजनों को आपको किस तरीके से समझना है कि व्यंजन जो है हमारे स्टार्टिंग के जो 25 व्यंजन हैं ये क्या है, इनको हम वर्गों में लिखते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, णा, इसको किस वर्ग में रखा हमने, इसको का वर्ग में रखा। यानी जो पहला इसका व्यंजन है उसके बाद के जो पांचों व्यंजन है इसको क्या बोलेंगे, का वर्ग का। यानी अगर मैं बोलूं आपसे गा जो है किस वर्ग का है, तो गा हमारा का वर्ग का है। ठीक है, ऐसे ही चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अब इनकी भी आगे नंबरिंग होती है। मैं बोलूं का वर्ग का चौथा व्यंजन, तो का वर्ग का चौथा व्यंजन क्या है, घा है। हर एक वर्ग में कितने व्यंजन हैं, 5 व्यंजन हैं और 5 ही हमारे वर्ग हैं। तो ये 25 व्यंजन है, इनको किस नाम से बुलाते हैं वो भी आगे देखेंगे। फिलहाल आपको कैसे याद रखना है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इसको क्या बोलते हैं, कचट तप। क्या बोलते हैं, कचट तप, कचट तप। तो कचट तप से आपको याद रहेगा क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अब इनके नंबरिंग के हिसाब से जो पहले आता है, का वर्ग का पहला व्यंजन का, दूसरा व्यंजन खा, तीसरा व्यंजन गा, चौथा व्यंजन घा और पांचवा व्यंजन रा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्या 25 इस वर्ग में आने वाले व्यंजन। इनको बोलते हैं वैसे स्पर्श व्यंजन। आगे बताऊंगा क्यों बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। इन 25 व्यंजनों को हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। यहीं पर लिख दूं, चलिए इनको बोलते हैं क्या, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, उसके बाद अगली जो कैटेगरी आती है वो क्या आती है हमारी, अंतःस्थ व्यंजन की आती है। या रा ला वा, ये क्या है, अंतःस्थ व्यंजन है। फिर आते हैं ऊष्म व्यंजन, शा श सा हा। क्यों कहते हैं अंतःस्थ, क्यों कहते हैं ऊष्म, ये भी आगे देखेंगे। फिर आते हैं संयुक्त व्यंजन, क्ष त्रा ज्ञा और श्रा। ठीक है, तो ये हमारे हैं टोटल कितने व्यंजन है, 25 प्लस 8, यानी 25 ये और 8 ये तो हो गए 33। उसके बाद आते हैं द्विगुण या फिर उक्षिप्त व्यंजन, दो ये और 4 हमारे कौन से, संयुक्त व्यंजन। तो टोटल ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे टोटल 39। टोटल कितने व्यंजन हो गए हमारे, 39। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में वो पूछता है कि कुल टोटल व्यंजनों की संख्या या व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप इन चारों को उसमें नहीं गिनेंगे क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, ये व्यंजन से ही बने हुए व्यंजन है। तो टोटल व्यंजन हमारे कितने हैं, 35 व्यंजन है। 35 व्यंजन आप समझ गए, 25 ये, 8 ये और 2 ये क्या हो गए, 35 व्यंजन हमारे हो गए। ठीक है, चलिए अब एक वन बाय वन एक एक व्यंजन को थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझते हुए चलते हैं। व्यंजनों में देखिए क्या क्या चीज महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है व्यंजनों में इनका उच्चारण स्थान, ठीक, फिर सघोष और अघोष, फिर अल्प प्राण और महाप्राण, है ना। तो हर एक व्यंजन को हम कौन सा उसका उच्चारण स्थान है, किस नाम से उसको बुलाया जाता है, अल्प प्राण है कि महाप्राण है, सघोष है कि अघोष है। बहुत सिंपल ट्रिक है, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजीली आपको याद हो जाएंगे। बस जो आपको याद करने में मेहनत करनी है वो आपको वर्णमाला को याद करने में मेहनत करनी है। आपको का खा गा घा णा चा छा जा जा या ये याद कर लेने हैं, तभी आप बहुत ही इजीली ये सारे ही क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आते हैं, देखिए हमारे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन इनको क्यों बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन इनको इसलिए बोलते हैं कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में क्या होगा, हमारी जो ये जीभ है ये कहीं ना कहीं टच करेगी, स्पर्श करेगी अंदर, कंठ पे, मूर्धा पे, तालू पे, दांतों पे, होठ पे, कहीं ना कहीं क्या होगा, स्पर्श होगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श बोलते हैं। इनको याद रखना, इनके उच्चारण स्थान को बहुत ही आसान है। जो मैंने आपको वो क्रम बताया, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ, ये क्रम आपको याद रखना है। कचट तप आपको याद रखना है। तो ये 25 के 25 तो बहुत ही इजीली आपको लो चुटकियों में याद हो गए। सबसे पहला वर्ग का वर्ग, सबसे पहला स्थान कंठ। तो ये जो हमारा पहला वर्ग के पांचों व्यंजन है, ये कौन से व्यंजन है, ये कंठ्य व्यंजन है। इनका ये कौन से व्यंजन है, कंठ्य व्यंजन।
ये लो जी, पांचों याद हो गए एक ही बार में। पहला स्थान कंठ, पहला वर्ग का, तो का वर्ग के पांचों व्यंजन कंठे व्यंजन है। इसमें क्या होता है, कंठ का स्पर्श करते हैं। ये व्यंजन के उच्चारण में क्या होता है, कंठ स्पर्श होता है। फिर दूसरा स्थान तालु, दूसरा वर्ग चा वर्ग, कचट तप चा, दूसरा स्थान तालु, तो ये क्या हो गए, तालव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन। लो जी, ये भी हो गए। तीसरा क्या आया, तीसरा स्थान हमारा आया मूर्धा, और तीसरा हमारा वर्ग कौन सा है, टा, तो टा वर्ग के पांचों व्यंजन क्या है, मूर्धन्य है। मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक है, आप देख रहे होंगे डा और ढा मैंने दो जगह लिखे हुए, एक के नीचे ये बिंदी लगी हुई है, एक के नीचे बिंदी नहीं लगी हुई है। इसको आगे भी डिस्कस करेंगे, चलिए बता देता हूँ फिर भी थोड़ा सा। ये जो दोनों व्यंजन है, ये व्यंजन हमारे संस्कृत में नहीं होते हैं, सिर्फ हिंदी में होते हैं। ये व्यंजन हमारे संस्कृत में होते हैं, यानी ये व्यंजन संस्कृत से लिए गए हैं। ये व्यंजन संस्कृत में नहीं होते, ये नए व्यंजन है, इसलिए इनको नवीन विकसित आगत व्यंजन भी बोलते हैं। और नहीं, आगत व्यंजन नवीन विकसित व्यंजन बोलते हैं इसको, द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, उक्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, इनका भी उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य है, मूर्धा से ही होते हैं, तो ये क्या है, ये सब हमारे मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक, फिर आता है हमारा चौथा स्थान क्या, दंत, कंठ तालु मूर्धा दंत। चौथा हमारा वर्ग कौन सा आया, ता वर्ग, तो ये क्या है, हमारे दंत्य व्यंजन है, दंत्य व्यंजन। ठीक है, पांचवा स्थान क्या है, पांचवा स्थान है ओष्ठ, तो पांचवा वर्ग कौन सा हमारा, पा वर्ग। इसमें क्या है, होठों को स्पर्श करते हैं, तो ये कौन से हैं, ओष्ठ्य व्यंजन, ओष्ठ्य व्यंजन। ठीक है, तो उच्चारण स्थान तो 25 के क्लियर हो गए भाई। अब बचे कितने, बचे हमारे 8, वो 8 अभी आगे देख लेंगे। 25 तो 25 क्या 27 क्लियर हो गए, 25 और 2 ये द्विगुण व्यंजन भी यहीं पे क्लियर हो गए। तो 25 और 2 27 के हमारे उच्चारण स्थान 1 मिनट में क्लियर। आपको ना रटने की जरूरत ना कुछ, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है कि पहला स्थान कंठ है, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत और पांचवा ओष्ठ। खत्म कहानी। ठीक है, ये 27 व्यंजनों के स्पर्श स्थान मतलब उच्चारण स्थान हमें क्लियर हो गए। अब उच्चारण स्थान के बाद मैंने आपको बतलाया कि कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे कुछ जो हमारे व्यंजन हैं उनको हम अलग नाम भी देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया यारा लावा, इनको हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, शाशा साहा को ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। ऐसे ही जो ये पा वर्ग है, इसको एक और नाम से पूछा जाता है, एक आध बार मैंने देखा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, इसको बोलते हैं बच्चा वर्ग। इसको क्या बोलते हैं, बच्चा वर्ग। क्यों बोलते हैं इसको बच्चा वर्ग, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, वो जो सबसे पहले जो व्यंजन वो बोलने शुरू करता है वो इन्हीं में से ही होते हैं। या तो वो मामा बोलेगा, माँ बोलेगा, पापा बोलेगा, बाबा बोलेगा, ठीक है, कुछ भी बोलेगा, वो इन्हीं में से कुछ बोलेगा। इसी ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं कि जो आप छोड़ देते हो। तो हो गया क्लियर, ये 27 व्यंजनों के उच्चारण स्थान हमें क्लियर हो गए। अब उच्चारण स्थान के बाद मैंने आपको बतलाया एक और दो चीजें और होती हैं, अल्प प्राण और महाप्राण, सघोष और अघोष। तो ये जो हमारे 25 व्यंजन है, ये अल्प प्राण है कि महाप्राण है, सघोष है कि अघोष है, इनमें से क्या होगा, अलग अलग व्यंजन अलग अलग अपनी क्वालिटी रखता है। तो ये भी चीज बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन इसको भी अगर आप वर्णमाला को याद करने के बाद देखेंगे तो ये भी काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपको ये वर्णमाला याद है तो आप देखेंगे कि सघोष अघोष भी चुटकियों का खेल है। क्यों, दो शब्द हमें देखने को मिले, क्या, अघोष और सघोष। ठीक, कौन सा व्यंजन सघोष है, कौन सा अघोष है, ये कैसे याद रखेंगे, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। देखिए सघोष को और क्या बोलते हैं, सघोष को बोलते हैं घोष, सघोष को घोष भी बोलते हैं। सघोष और घोष क्या है, ये दोनों एक ही है। अगर आपसे बोले घोष व्यंजन या सघोष व्यंजन तो एक ही बात है। ठीक है, अब इसको याद करने की ट्रिक ये है कि भाई ये जो हमारे व्यंजन है, पांच व्यंजन है प्रत्येक वर्ग में, तो प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन है,
उन 5 में से 3 एक कैटेगरी के हैं, 2 एक कैटेगरी के हैं। ठीक है, अब कैसे याद रखेंगे कि भाई 3 कौन सी कैटेगरी के हैं और 2 कौन सी कैटेगरी के हैं? तो देखो, अघोष जो है इसमें कितने आपको अक्षर दिख रहे हैं? 1 2 3। आपको कितने अक्षर दिख रहे हैं? 1 2 3। तो जिसमें 3 अक्षर आपको दिख रहे हैं वो होंगे 2। ठीक, सघोष को घोष भी बोलते हैं, तो इसमें 2 अक्षर दिख रहे हैं, तो जिसमें 2 अक्षर दिख रहे हैं उस वो होंगे 3। 2 और 3। ठीक, ऐसे याद रख लो। दूसरा तरीका इसको याद रखने का, शुरुआत के जो 2 अक्षर हैं वो होंगे अघोष। शुरुआत के 2 अक्षर प्रत्येक वर्ग के, पांचों के पांचों वर्गों में प्रत्येक वर्ग के शुरुआत के 2 अक्षर अघोष होंगे और बाद के 3 अक्षर सघोष होंगे। ठीक है, ये चीज अभी तो एकदम से समझ में आती है, लेकिन बाद में एग्जाम के टाइम पे क्या होता है, कंफ्यूजन होता है यार कि यार पहले अघोष था कि पहले सघोष था, 2 थे या 3 थे। तो उसको आप समझिए कैसे याद रखना है आपको। आ पहले आता है हमारी वर्णमाला में, सबसे पहले क्या आता है? आ आता है। तो पहले व्यंजन जो होंगे वो क्या होंगे? अघोष होंगे। अब पहले 2 ही अघोष होंगे, ये भी कैसे याद रखेंगे आप? भाई हमको 5 को तोड़ना है 2 और 3 में, तो पहले क्या आता है? 2 आता है। पहले क्या आता है? 2 आता है। तो यानी शुरुआत के 2 अघोष होंगे, पहले 2 अघोष होंगे प्रत्येक वर्ग के। का और खा अघोष है, चा और छा अघोष है, टा और ठा अघोष है, ता और था अघोष है, पा और फा अघोष है। ठीक है, तो ये सारे के सारे कैसे हैं? अघोष है। उसके बाद बचे हुए तीनों क्या हैं? सघोष। ठीक है, प्रत्येक वर्ग के शुरुआत के 2 अघोष, बाद के 3 सघोष। अब बात करें अल्प प्राण और महाप्राण की, तो इसमें अल्टरनेट चलना, एक अल्प प्राण एक महाप्राण, एक अल्प प्राण एक महाप्राण, एक अल्प प्राण एक महाप्राण। अब इसमें भी कंफ्यूजन हुई कि पहले वाला महाप्राण था कि अल्प प्राण, तो इसको भी आप ऐसे ही याद रखेंगे। आ पहले आता है, मा बाद में आता है वर्णमाला में, तो पहले वाला अर्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। ठीक है, क्लियर हो गई इन 25 के 25 की। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे आता है हमारा क्या? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसको बोलते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच स्थित होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी इनका उच्चारण जो है ना पूरी तरह से स्वर है ना पूरी तरह से व्यंजन है, इन दोनों के बीच में है इनका उच्चारण, उनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। कितने होते हैं? 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? य, र, ला और वा। य, र, ला, वा, ये क्या है? हमारे चारों अंतस्थ व्यंजन है। या का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, इसलिए तालव्य है। रा और ला का दंतमूल, ना दांत और ना मूर्धा। दंतमूल क्या होते हैं? मसूड़े। आप बोल के देखो, रा ला, इसमें जीभ जो है ना दांत पे लगती है, दांत से थोड़ा ऊपर मसूड़ों पे लगती है, इसीलिए इसको दंतमूल बोलते हैं। और वा क्या है? दंतोष्ठ। आप वा बोलेंगे तो ये ऊपर वाले होठ कहाँ, ऊपर वाले दांत कहाँ लगेंगे? नीचे वाले होठ पे लगेंगे। तो दांत और होठ मिलके इसका उच्चारण कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दंतोष्ठ्य बोलते हैं। ठीक है, ये चारों क्या हो गए? हमारे अंतस्थ व्यंजन हो गए। याद रखने अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? या, रा, ला, वा, ये चारों हमारे अंतस्थ व्यंजन है। या का उच्चारण स्थान तालव्य, रा और ला का उच्चारण स्थान दंतमूल और वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ। ठीक है, इसके साथ साथ अभी चलिए सघोष और अघोष भी बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, तो ये चारों जो हैं हमारे, ये हमारे सघोष और अल्प प्राण हैं। ये चारों क्या हैं? हमारे सघोष हैं और अल्प प्राण है। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन कैसे हैं हमारे? सघोष और अल्प प्राण। उच्चारण स्थान या का तालव्य, रा का दंतमूल, ला का दंतमूल और वा का दंतोष्ठ्य। इसके अलावा भी इनकी कुछ खूबियां हैं, कुछ नाम है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे या और वा। या और वा इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अर्ध स्वर। अर्ध स्वर क्यों बोलते हैं भाई इनको अर्ध स्वर?
जब आप संधि पढ़ोगे तब आप देखोगे कि दो स्वरों के मेल होने की वजह से या और वाह बन जाते हैं, एक तो इसीलिए बोलते हैं अर्धस्वर। दूसरा कारण क्या है कि कई जगहों पर ये स्वर के स्थान पर यूज हो जाते हैं या फिर इनके स्थान पर स्वर यूज हो जाता है। कहां पर? जैसे मैं बोलूं कोवा, तो अब कोवा ऐसे भी लिखते हैं, कोवा आपने ऐसे भी लिखा हुआ देखा होगा। तो वा के स्थान पे क्या आ गया? आ गया। आ के स्थान पे बोले वा आ गया, इसलिए वा को क्या बोलते हैं? अर्धस्वर बोलते हैं। ऐसे ही आपने चाहिए ऐसे भी लिखा हुआ देखा होगा, और चाहिए आपने ऐसे भी लिखा हुआ देखा होगा। तो या के स्थान पे क्या आ गया? स्वर आ गया। तो इसीलिए या और वा को क्या बोलते हैं? अर्धस्वर बोलते हैं। रा को क्या बोलते हैं? रा को बोलते हैं लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। लुंठित व्यंजन किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? रा को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप रा का उच्चारण करोगे तो जीभ एक अजीब टाइप से मुड़ जाती है, रा, है ना, ऊपर लगेगी फिर मुड़ेगी, तो जीभ क्या हो रही है? लुंठित हो रही है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? लुंठित व्यंजन बोलते हैं। उसके बाद आता है क्या? ला। ला को क्या बोलते हैं? ला को बोलते हैं पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन। क्यों बोलते हैं इसको पार्श्विक व्यंजन? क्योंकि जब आप ला का उच्चारण करोगे तो जीभ क्या होगी? आगे से ऊपर लग जाएगी, जुड़ जाएगी, और हवा कहाँ से निकलेगी? जीभ के पीछे के हिस्सों से निकलेगी, ला। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। इसमें जीभ आगे से जुड़ जाती है और हवा कहाँ से निकलती है? जीभ के पीछे से निकलती है, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बारी आया हुआ है, आप इसको याद रखिएगा बहुत अच्छे से। तो ये हमारे जो अंतस्थ व्यंजन थे उनका पूरा वर्गीकरण मैंने आपको बतला दिया कि कौन सा उनका उच्चारण स्थान है, सघोष है, अल्प प्राण है, किसको अर्धस्वर बोलते हैं, या और वा को अर्धस्वर बोलते हैं, रा को लुंठित व्यंजन और ला को पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो बच्चे टेट की, उसके बाद टेट का जो टेट के भी 2 एग्जाम होंगे, और जो बच्चे सुपर टेट की तैयारी के अभी से पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं, वो एक एक चीज को समझते हुए चलें। किसी भी चीज को ऐसे ना समझें कि यार ये तो पता नहीं पूछा जाए नहीं पूछा जाए। एग्जामिनर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है जो बच्चा स्किप मार जाता है। हमें कोई भी चीज स्किप नहीं मारनी, 1 बाय 1 एक एक चीज बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है। चलिए फिर आते हैं हमारे क्या? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसको कहते हैं? ऊष्म व्यंजन में क्या होगा? वर्णों के उच्चारण में जो हमारी हवा है ये विभिन्न भागों से टकरा के क्या करेगी? हमारी सांस में गर्मी यानी ऊष्मा पैदा कर देगी। जब आप इनको उच्चारण लोगे तो आप महसूस करोगे कि आपके शरीर में कुछ गर्मी सी आई, जो सांस मुंह से हवा निकलेगी वो गर्म बाहर निकलेगी। जैसे आप का बोलोगे, कुछ भी छा बोलोगे, इनमें क्या है? गर्म हवा बाहर नहीं निकलेगी ना। आप शाह बोलो, शाह, शाह में आपके मुंह से गर्म हवा निकलेगी। हा बोलो, हा, हा में भी आपके मुंह से गर्म हवा निकलेगी। यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में क्या हो? शरीर में ऊष्मा उत्पन्न हो जाए, वो क्या होंगे? हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। कौन कौन से हैं? शा, क्षा, सा और हा, ये 4 हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। ठीक है। शा का जो हमारा उच्चारण स्थान है वो क्या है? तालव्य है। शा का क्या है? मूर्धन्य। सा का दंतमूल और हा का कंठ है। सा बोलोगे आप तो सा में भी आप देखोगे मसूड़ों पे जीभ लग रही है। हा बोलोगे तो हा में जीभ कहीं नहीं लग रही, सीधे गले से आ रहा है ये कंठ, आहा। इस तरह से आते हैं अंग। मैंने आपको बताया था आ, बड़ा आ और आहा कहां से निकल रहे हैं? कंठ से निकल रहे। तो हा ध्वनि कहां से निकल रही है? कंठ से निकल रही है। शा कहां से निकल रहा है? मूर्धा से। और शा निकल रहा है तालव्य से। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम अल्प प्राण और महाप्राण की, तो ये चारों के चारों क्या हैं? अल्प प्राण है, और नहीं, महाप्राण है और अघोष है। ये क्या है? अघोष और महाप्राण। ठीक है। ये चारों क्या है? अघोष हैं और महाप्राण है। उच्चारण स्थान आप इसके समझ गए। शा का उच्चारण स्थान तालव्य, शा का मूर्धा, सा का दंत्य और हा का कंठ। ठीक है। ये हमारे हो गए क्या? ऊष्म व्यंजन। ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे देखें, अपना नेक्स्ट क्या है? अगले आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं हमारे? संयुक्त व्यंजन उनको बोलते हैं जिसमें क्या हो? जो 2 व्यंजनों से मिलकर बने हों।
जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, इसमें जो चीज याद रखने वाली है सबसे पहली कि कौन सा संयुक्त व्यंजन किससे मिलकर बना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे क्षा की बात करें तो ये किससे मिलकर बना है? क वर्ण से और शा व्यंजन से। एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर आपको एग्जाम में इस तरह से लिखा हुआ मिल जाए तो ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। इसमें आपको पहला जो व्यंजन होगा उसमें आपको हलंत लगा हुआ जरूर मिलेगा। पहला जो है वर्ण होगा। तो क्षा कैसे बना है? का और पेट चिरे वाले शा से। त्रा कैसे बना है? ता और रा से। ज्ञा, सब क्या बोलते हैं इसको? ज्ञानी। जैसे ज्ञानी, जैसे ज्ञानी नहीं होता, जैसे ज्ञानी होता है। इसका जो सही उच्चारण है वो क्या है? ये ज प्लस इया से मिलके बना है, ज्या। ये क्या है? ज्ञानी है, ज्ञानी। ज प्लस इया से मिलके ज्ञानी। ठीक, शा, शा और रा से मिलके श्रा बना है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है, एग्जाम में जो पूछी जाती है, डिक्शनरी में या फिर शब्दावली में इनका स्थान, है ना। अगर मैं बात करूं कि भाई मुझे क्षत्रिय ये शब्द ढूंढना है, त्रिशूल ये शब्द ढूंढना है डिक्शनरी में, हिंदी की डिक्शनरी में, तो इनका स्थान कहां पर होगा? क्षा मेरे को कहां पर मिलेगा? आप सब जानते हैं कि भाई डिक्शनरी में कैसे होता है, पहले का वाले मिलेंगे, फिर खा वाले मिलेंगे, फिर गा वाले, फिर घा वाले, फिर, है ना, इसी तरह से मिलेंगे। का से जो शब्द है वो पहले मिलेंगे, खा से जो शब्द है उसके बाद मिलेंगे, गा वाले शब्द। डिक्शनरी इसी तरह से चलती है। तो क्षा कहां पर मिलेगा हमको? क्षा हमको देखो कहां पर मिलेगा। क्षा बना किससे है? का से और शा से। तो सबसे पहले क्या मिलेगा हमको? जो शब्द का से बने होंगे, फिर जो बड़े का से बने होंगे, फिर जो की से बने होंगे, फिर उसके बाद क्षा। यानी इसका स्थान जो है किसके बाद आएगा? का के बाद क्षा का स्थान आएगा। यानी खा से पहले, खा वाले शब्दों से पहले हमको क्या मिलेगा? क्षा वाले शब्द डिक्शनरी में हिंदी की मिलेंगे। ऐसे ही त्रा का स्थान कहां पर होगा? ता के बाद। ज्या का स्थान कहां पर होगा? जा के बाद। श्रा का स्थान कहां पर होगा? शा के बाद। ठीक है, तो डिक्शनरी में इनका स्थान कहां पर है? हिंदी शब्दावली में किन के बाद? क्षा का के बाद, त्रा का ता के बाद, ज्या के बाद, श्रा का शा के बाद। ठीक है, कैसे बन रहे हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, उच्चारण स्थान इनके नहीं पूछे जाते क्योंकि इनको व्यंजनों में गिना ही नहीं जाता। ये संयुक्त व्यंजन जो है ये व्यंजनों की कैटेगरी से अलग चीज है। व्यंजन हमारे कितने हैं टोटल? 35 व्यंजन है, और ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ठीक, इसके साथ साथ एक चीज जो हमारी थी, क्या नाम है, जो हमने उक्षिप्त व्यंजन थे हमारे, वो हमारे कौन से थे? उक्षिप्त व्यंजन ये क्या है? उक्षिप्त व्यंजन है, या फिर इनको नवीन विकसित ध्वनि भी कहते हैं। नवीन विकसित व्यंजन भी इन्हीं को बोलते हैं, या फिर इनको द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर बात करें इनके उच्चारण स्थान की, तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? जो चा वर्ग का उच्चारण स्थान है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा क्या था? तालु। तो ये क्या है? तालव्य है। ठीक, डा और ढा अल्प प्राण है के महाप्राण है? देखो भाई, तो ये कौन से नंबर पे आ रहे हैं? सॉरी, ये तो टा वाले वर्ग में आएंगे ना। तालव्य यानी मूर्धन्य है ये किस में आएंगे? टा वर्ग में आएंगे। चा वर्ग में नहीं आएंगे हमारे, किस में? टा वर्ग में। इसीलिए ये क्या है? मूर्धन्य है। मूर्धन्य ध्वनियां हैं ये दोनों। ठीक, अल्प प्राणे के महाप्राणे देखें, टा ठा डा, तो डा हमारा किस नंबर पे आया? तीसरे नंबर पे आया।
तो तीसरे नंबर पे क्या आता है, पहले सबसे पहले क्या आएगा, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। तो ये क्या है, अल्प प्राण है। ठीक, ढा हमारा कौन से नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे। तो ये क्या हो गया, ये महाप्राण है। ठीक है, सघोष है क्या अघोष है, शुरुआत के दो अघोष, बाद के तीनों सघोष। तो टा और ठा तो हो गए अघोष, ये दोनों क्या हैं, ये है सघोष। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको हिंदी की एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इससे बाहर आपको वर्णमाला में ना कोई क्वेश्चन मिलेगा, ना ही कोई चीज है। सारे ही क्वेश्चन आपको, जितनी चीजें मैंने आपको बतला दी हैं, आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। जिस ट्रिक से मैंने आपको बतलाई है उस ट्रिक से करने की कोशिश करिए। तो आपको शुरुआत में हो सकता है कि भाई आपको लगे कि मैं तो रट लूंगा, वो ज्यादा आसान है, लेकिन रटा हुआ आदमी भूल जाता है। जो ट्रिक मैंने आपको बतलाई है आप उसको इस ट्रिक से ही करने की कोशिश कीजिए। शुरुआत में आपको प्रैक्टिस में हो सकता है थोड़ा ज्यादा समय लग जाए रटने के मुकाबले, लेकिन उसके बाद आप इसको जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे। आपको ये चीज हमेशा याद रहेगी और आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो बच्चों अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। बस हमारी आपसे इतनी ही गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। हो सके अगर आपको अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद।